हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विथ ए बी डी में। तो आज हम लोग क्लास 10th के पहला लेसन का जो है केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे शुरू किया जा रहा है। पहला क्वेश्चन लिखा है कि रासायनिक समीकरण में अभिकारक के कुल भार उत्पादों के कुल भार के बराबर होता है तो उसे क्या कहते हैं। यानी कि जब हमारा अभिकारक का भार और प्रतिफल का भार दोनों बराबर होगा तो उसे हम क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए लिखा है संतुलित रासायनिक समीकरण, कंकाली रासायनिक समीकरण, ए और बी दोनों या इनमें से सभी। तो आपका जब परमाणु अभिकारक और प्रतिफल यानी उत्पाद दोनों के परमाणुओं का भार जब आपस में समान होता है तो हम लोग संतुलित समीकरण कहते हैं। आगे लिखा है रासायनिक समीकरण का उपयोगी बनाने के लिए उपयुक्त में से कौन उपयुक्त नहीं है। यानी रासायनिक समीकरण को अगर उपयोगी बनाना है तो उसमें से क्या आपको नहीं करना होगा। भौतिक अवस्था का निरूपण करना होगा, या उष्मा को दर्शाना होगा, या अवक्षेप को दर्शाना होगा, या लिखा गया है कि सूत्रों को मातृभाषा में लिखना होगा। यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिनका हम लोग उपयोगी बनाने के लिए इनका उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो सूत्रों को मातृभाषा में लिखने का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा है कि निम्न में से कौन सी सूचना रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होती है। यानी ऐसी कौन सी सूचना जो रासायनिक समीकरण से आपको प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, तो आपको बताना है 3 नंबर में। ऑप्शन नंबर ए लिखा गया है कि प्रतिक्रियाओं का रंग, दूसरा लिखा है प्रतिफलों के मोलों का अनुपात, तीसरा लिखा गया है कि अभिकारक के सूत्रों का सूत्र, और चौथा लिखा गया है अभिकारक में उपस्थित परमाणु। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही हो जाएगा कि जो आपकी सूचनाएं होती है रासायनिक समीकरण का, उससे हमें प्रतिक्रिया का रंग का पता नहीं चलता है। चौथा नंबर क्वेश्चन लिखा गया है कि ऐसे समीकरण जिसमें तीर चिन्ह के दोनों ओर तत्वों की परमाणु संख्या समान नहीं होता है तो उन्हें क्या कहते हैं। अगर समान होता तो हम उन्हें संतुलित समीकरण कहते, समान नहीं है इसलिए हम इन्हें असंतुलित समीकरण कहेंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ए आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला लिखा है निम्न में से कौन सा समीकरण जो है संतुलित है। यानी आपको बताना है कि कौन सी समीकरण जो है वो संतुलित है। तो देख लीजिए दोनों साइड जिनकी परमाणुओं की संख्या बराबर है तो वो संतुलित होंगे। जैसे आप देखिएगा तो यहाँ H2 है लेकिन यहाँ H1 है, इसलिए संतुलित नहीं है। यहाँ H2 है, यहाँ भी H2 है, Cl2 है, यहाँ भी Cl2 है। ठीक है, उसके बाद जैसे आप नीचे आइएगा तो देखिए यहाँ पे H4 हो जाएगा और Cl यहाँ पे 2 हो रहा है, तो ये हमारा नहीं होगा। फिर उससे नीचे थोड़ा सा आइएगा ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए यहाँ पे H4 गो है लेकिन यहाँ H एक गो है, यानी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ना ही ये होगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो है बी सही हो जाएगा 5 नंबर का। ठीक है, अब अगला लिखा गया 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा निम्न में से कौन सा समीकरण जो है असंतुलित है। यानी आपको असंतुलित समीकरण बताना है। यहाँ देखिए Cl3 है, यहाँ Cl2 है, यहाँ Cl3 है, तो आपका जो है यहाँ Cl2 और यहाँ Cl3 ये असंतुलित समीकरण होगा। ये ऑप्शन आपका सही हो सकता है। नीचे एक बार और देख लीजिए, यहाँ आपका F2 गो है तो F2 है, यहाँ भी F2 है। ठीक है, अब Cl6 है, Cl6 है, यहाँ पर भी Pb2 है, Pb2 है। यहाँ पे O जो है आपका यहाँ पे 3 दूना 6 2 6 6 दूना 12 गो है, तो 2 गो यहाँ O आ रहा है, 4 गो यहाँ हो रहा है, और ये यानी कि ये भी हमारा जो है 3 दूना 6 6 दूना 12 गो हमारे पास ऑक्सीजन हो रहे हैं। तो गिनिएगा तो यहाँ पे देखिए 3 दूना 6 6 दूना 12, तो यहाँ पे 2 गो 4 4 2 6 6 2 8 ही ऑक्सीजन हो रहे हैं। ठीक, नीचे आइएगा तो हाइड्रोजन, यानी ये संतुलित समीकरण होगा। और Pb जो होगा ये वाला भी संतुलित होगा, और इसमें असंतुलित समीकरण जो होगा ऊपर वाला जो होगा असंतुलित समीकरण हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 बताया गया है 2MgO + O2 तिरचिन 2MgO। यह समीकरण किस प्रकार की है। यानी समीकरण का नाम बताना है। कौन सी समीकरण है, संतुलित समीकरण है या फिर उष्माशोषी है या उष्माक्षेपी है, कौन सा समीकरण है इसके बारे में आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, क्योंकि ये संतुलित समीकरण है। Mg2 इधर है, Mg2 इधर भी है, O2 इधर है, O2 इधर भी है। ठीक है, 8 नंबर लिखा हुआ है कि रासायनिक समीकरण Fe + H2O तिरछी Fe3O4 + H2 को संतुलित करने पर जल की अणुओं की संख्या कितनी होगी। यानी जब आप इस समीकरण को संतुलित कीजिएगा तो जल की जो अणु है वो कितना करना होगा ताकि ये संतुलित हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो ऑप्शन नंबर 8 की ऑप्शन नंबर जो है वो सी
8 के ऑप्शन नंबर जो है वो सी हो जाएगा। यानी हम क्या करेंगे, तो जल की जो अणु है उनमें हम 4 से गुना कर देंगे तो ये हमारी समीकरण जो होगी संतुलित हो जाएगी। ठीक है। अगले क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणुओं के आपसी संबंध में किन परिवर्तनों के आधार पर नए पदार्थों का निर्माण होता है। यानी कि अगर नया पदार्थ का निर्माण होना है तो किस संबंध के आधार पर होगा, लिखा गया आबंधों के टूटने पर या आबंधों के जोड़ने पर, या दोनों होने पर, या इनमें से कोई नहीं। तो 9 नंबर क्वेश्चन का जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो सकता है। नए पदार्थ बन सकते हैं किसी आबंध के टूटने पर भी या किसी आबंध के जुड़ने पर भी। 10 नंबर क्वेश्चन लिखा है, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का क्या होता है, संक्षिप्त रूप है या सांकेतिक रूप है या पूर्ण रूप है, इनमें से कोई नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि ये इनका संक्षिप्त रूप होता है। रासायनिक समीकरण जो होता है ये संक्षिप्त रूप होता है। लिखा, द्रव्यमान के संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान का नाश नहीं होता है, द्रव्यमान का निर्माण नहीं होता है, या उत्पाद तत्वों के कुल द्रव्यमान अभिकारक के तत्वों के द्रव्यमान की तुलना में तुल्य होते हैं, या इनमें से सभी। यानी 11 नंबर क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर जो है डी जो है सही हो जाएगा। इनमें से सभी होता है। ना तो हम द्रव्यमान को नाश कर सकते हैं और ना ही जो हमारा है द्रव्यमान को निर्माण किया जा सकता है, और नहीं अभिकारक के जो जितने भी द्रव्यमान होते हैं वो अभिकारक के द्रव्यमान जो होते हैं तुल्य होते हैं। ठीक है। तो इनमें से सभी जो होगा आंसर हो जाएगा। 12 नंबर लिखा है, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं या अपचयन कहते हैं, संरक्षण कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो जब कोई भी अभिक्रिया हो और उस दौरान ऑक्सीजन में वृद्धि होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं उपचयन। ठीक है। और इसी को हम लोग ऑक्सीकरण के नाम से भी जानते हैं। अगला लिखा गया है कि ग्लूकोज के रासायनिक समीकरण कौन सा है। तो ग्लूकोज का रासायनिक समीकरण जो है आप देख सकते हैं, ग्लूकोज का रासायनिक समीकरण जो होता है C6H12O6 होता है। ठीक है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन लिखा है, निम्न में से कौन सा अभिक्रिया का लक्षण नहीं है। रंग परिवर्तन, गैस परिवर्तन और क्षेपों का बनना। उसके बाद बताएगा अभिकारकों का ताप स्थिर रहना। यानी इसमें से कौन सा लक्षण जो है वो रासायनिक अभिक्रिया का नहीं है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा कि अभिकारकों के तापक्रम में स्थिरता नहीं रहता है। ठीक है। चलो अगला लिखा है Fe2O3 + 2Al तिरछिन Al2O3 + 2Fe किस प्रकार की अभिक्रिया है ये बताना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो अभिक्रिया है 16 नंबर वो Al जो है वो AlFe को विस्थापित कर दिया और Al जो है O3 के साथ जुड़ गया है। तो यह एक तरह का एकल विस्थापन अभिक्रिया हुआ है। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि प्राकृतिक गैसों का दहन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। अगर हम प्राकृतिक गैसों को जलाते हैं तो ये कौन सी अभिक्रिया होती है, संयोजन होता है, अपघटन होता है, या ऊष्माक्षेपी होता है, या विघटन होता है। तो प्राकृतिक गैसों का जलाना एक तरह का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। लिखा गया अगला कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, जो हम लोग सांस लेते हैं वो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होता है। तो उपचयन है, संयोजन है, ऊष्माक्षेपी है और ऊष्माशोषी है। तो जब हम श्वसन करते हैं तो वो ऊष्माक्षेपी होता है, यानी ऊष्मा निकलता है। 19 नंबर क्वेश्चन लिखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। यह कौन सी अभिक्रिया होती है। ठीक है। यानी जब हमारा NaCl और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो बी सही हो जाएगा, क्योंकि NaCl लवण होता है और जल बनता है। तो लवण और जल जब बनता है तो यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। आगे लिखा गया है कि रासायनिक परिवर्तन वस्तुओं के गुण और अवस्था में वह परिवर्तन है जिसके फलस्वरूप क्रिया उलटने पर फलित वस्तुओं से आदि वस्तु प्राप्त होती है। यानी कि इसमें बताना है कि कौन सी अभिक्रिया होगी, यानी वस्तु जो होगा जब हम रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा उसमें तो क्या वस्तु को उलटने पर वस्तु वही मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसके बारे में बताना है। तो 20 नंबर क्वेश्चन जो है इसका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में हमें वही वस्तु नहीं मिलती है। जो वस्तु में रासायनिक परिवर्तन होता है फिर से वही वस्तु हमें प्राप्त नहीं होगी। आगे लिखा गया कि साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, और क्षेपण है या ऊष्माशोषी है, ऊष्माक्षेपी है या संयोजन है। तो जब कोई साग सब्जी कंपोस्ट में बदलता है तो वो जो आपका होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाती है, क्योंकि आप लोग देखे होंगे खादर जो होता है वहाँ से धुएं निकलते हुए कभी कभी आप देखे होंगे। 22 नंबर बताया गया AgCl सूर्य के प्रकाश में Ag और Cl2 में बढ़ जाता है। सूर्य के प्रकाश में यह रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, संयोजन कहेंगे या ऊष्माक्षेपी का अभिक्रिया कहेंगे, अपघटन कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि संयोजन होगा, अपघटन होगा या क्या होगा। तो ये सी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये टूट कर
और विघटित हो रहा है, इसलिए अपघटन अभिक्रिया होगा। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होता है उन्हें क्या कहते हैं? अवशोषित होता है तो उन्हें हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ऊर्जा अवशोषित होता है तो Fe प्लस CuSO4 3CnFeSO4 प्लस Cu, यह अभिक्रिया जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह अभिक्रिया जो है आपका वो हो जाएगा आपका विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि Fe जो है वो CuSO4 में से Cu को विस्थापित करके अब बना लेती है FeSO4 और Cu बाहर हो जाता है, तो यह एक तरह का विस्थापन अभिक्रिया होगा, ठीक है। 5 नंबर लिखा है Na2SO4 और BaCl2 13 BaSO4 प्लस 2 NaCl। तो यह अभिक्रिया जो है कैसा अभिक्रिया? अवक्षेपण बनाता है। यह अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं, लिखा है अवक्षेपण, वियोजन, अपघटन या संयोजन। तो यह अवक्षेप बना रहा है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि अवक्षेपण अभिक्रिया है। अगर यहाँ क्वेश्चन में अवक्षेप नहीं बना रहा होता तो हम इन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। 26 नंबर लिखा है वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है तो उसे हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा अभिक्रियाओं के लक्षण है, यानी अभिक्रिया के लक्षण को बताना है। अभिकारक के स्वरूप में परिवर्तन होना, यानी अभिकारक को बदल जाना, ये उनका लक्षण है। ताप का उत्सर्जन, ताप भी निकलता है। प्रकाश का उत्सर्जन, प्रकाश भी होता है। नहीं, इनमें से सभी जो है इसका आंसर जो है सही हो जाएगा। लेकिन वे अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में अग्रसर होती है उन्हें हम लोग बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है। 28 के बाद 29 नंबर लिखा है वैसे अभिक्रिया जो एक ही दिशा में अग्रसर होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो 29 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर जो होगा वो हो जाएगा अनुक्रमणीयता, यानी कि ए नंबर ऑप्शन जो होगा सही हो जाएगा। 30 नंबर लिखा है 2HI परावैगनीकरण H2 और I2 में यह अभिक्रिया क्या सूचित करती है, कैसी अभिक्रिया है? तो यह प्रकाश की उपस्थिति में घटित हो रही है, इसलिए हम लोग, ये परावैगनीकरण है और प्रकाश की उपस्थिति में घटित हो रही है, इसलिए हम लोग इसे कहेंगे प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। आगे बताया गया कि वैसी अभिक्रिया जो प्रकाश को कि अवशोषण द्वारा घटित होती है क्या कहलाती है? तो 31 नंबर जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। 32 नंबर लिखा है चूना से दीवारों पर सफेदी करने पर बिना बुझा हुआ चूना वायुमंडल से CO2 से अभिक्रिया करके एक ठोस चमकदार पदार्थ बनाता है जिससे दीवार को चमकदार बना देता है, वह क्या होता है? तो जब चूना जो होता है वो CO2 से जब अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया करने के बाद वो बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसके कारण दीवार पर सफ़ेदी आ जाती है। लिखा है जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को अवक्षेपन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। 34 नंबर लिखा है निम्न में से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया? इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया को पहचानना है 34 नंबर क्वेश्चन में। तो आप लोग देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन में HCl जो होगा ये रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। आगे बताया गया 35 नंबर की 2MgO प्लस O2 13 2MgO यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? यानी इसमें दो पदार्थ जुटकर एक बना रहे हैं, यानी कि इनका यह अभिक्रिया जो होगा इसमें संयोजन हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका सही हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। 36 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि चूने को उष्मा देने पर CaO और CO2 प्राप्त होता है, यह अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? जो चूना है, चूना को अगर हम उष्मा देंगे तो वो जो है CaO और CO2 प्राप्त होगा, यह अभिक्रिया का नाम क्या होता है? तो यह अभिक्रिया जो होता है जिसे हम लोग बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। अगला देखिए, अगला लिखा है 37 नंबर क्वेश्चन CaCO3 जो है वो टूटता है CO और CO2 में, यह किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो ये टूट रहा है, विघटन हो रहा है, इसे हम लोग कह सकते हैं अपघटन अभिक्रिया है। 37 के बाद